इवोल्यूशन ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन इवोल्यूशन की जब पढ़ाई करी जाती है तो उसको एंथ्रोपोलॉजी बोला जाता है। तो एंथ्रो वर्ड जो है वो किसके लिए आता है? ह्यूमंस के लिए आता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक एंटीबायोटिक का एग्जांपल लिया है। आप भी क्या करते हैं, थोड़ी सर्दी खांसी हुई, फीवर हुआ, कुछ हुआ तो एंटीबायोटिक लेके आपने खा लिया। तो एंटीबायोटिक लेके अगर आपने खाया, अगर हम लोग ऐसा समझते हैं कि एग्जाम्पल को लेके, सपोज कीजिए यहाँ पे आपको जो ये व्हाइट वाले टैबलेट्स दिख रहे हैं ना, हम लोग इसका एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको, कौन कौन सा लेते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। नहीं, 7 8 नहीं, 3 ही दिन कर लीजिए। मतलब समझ आया आपको? हमने क्या किया, यहाँ पे 3 डेज का जो डोज है उसको यहाँ पे लेना स्टार्ट किया। आपको डॉक्टर ने बोला कि जो एंटीबायोटिक है आपको क्या करना है, 3 डेज तक उसको खाना है। तो जब आप 3 डेज तक जो एंटीबायोटिक आपको लेना है, आपने क्या किया, एक मिस्टेक हो गई आपसे। डे 1 आपने ये डोज ले लिया, मॉर्निंग वाला, दूसरा डोज भी ले लिया। वो कि अगर आपकी बॉडी में 1000 माइक्रोब्स थे, तो 1000 माइक्रोब्स में से अगर 100 की डेथ हो गई फर्स्ट डोज के बाद, ठीक है, तो बचा 900। दूसरा डोज आपने लिया तो और डेथ हो गई 100 की, बचा 800। हाँ, एक और बात याद रखना है, आप जो एंटीबायोटिक खा रहे हैं इस यहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ कि वो सारे के सारे माइक्रोब्स डेड हो जाएंगे, ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि इनकी रिप्रोडक्शन का भी रेट बहुत फास्ट है, वो भी स्लो नहीं है। ठीक है, फिर आप जब मतलब सुबह और शाम 2 डोज आपने लिया, फिर क्या किया, आपको ऐसा फील हुआ कि भाई अब तो मैं हेल्दी हो गया। आपने क्या किया, ये बाकी के डोजेस जो आप भूल गए, नेक्स्ट डे मॉर्निंग नहीं खाया, उसके इवनिंग में भी नहीं खाया, उसके मॉर्निंग में भी नहीं खाया, उसकी इवनिंग में भी नहीं। ठीक है, एक आध दिन और फिर थोड़ा ठीक ठाक रहे आप। फिर क्या हुआ, अचानक से आपकी तबीयत जो है, जो पहले थी ना, जब आप फर्स्ट टाइम डॉक्टर के पास गए थे मेडिसिन लेने, उससे भी वर्स्ट कंडीशन हो गई। फिर आप गए भागते हुए डॉक्टर के पास, आपने बोला कि सर मेरी तबीयत तो और ज्यादा खराब होगी, आपने मेडिसिन दिया था, मैंने खाई भी थी। फिर वो पूछेंगे कि कितनी खाई थी, फिर आप बताएंगे कि मैं बहुत अच्छा हो गया था, तो मैंने 1 डे के डोज के बाद उसको स्किप कर दिया। फिर वहां पे आपको डांट पड़ेगी और कुछ भी नहीं होगा। अब यहाँ पे फैक्ट क्या है, सो समझिए ध्यान से। अगर आप माइक्रोब्स को देखते हैं तो माइक्रोब्स इतना साधारण नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था और बार बार मैं ऐसे एग्जांपल्स आपको डेली लाइफ से बताती रहती हूँ ताकि आपके लिए आसान हो जाए। जैसे एज फॉर एग्जांपल, जो अभी टाइटेनिक को देखने जो एक सबमरीन टाइटन गया था ना, जो डूब गया, ठीक है, मैं डूब क्या गया, वो तो पूरा मतलब ब्रस्ट कर गया, वो उतना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। और जैसे जैसे आप बिल्कुल किसी भी लेवल के अंदर, जितना अर्थ के अंदर जाएंगे उतना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कई टन्स का हो जाता है। ठीक है, तो ये वही माइक्रोब्स है जो टाइटेनिक डूबा पड़ा है तो उसके ऊपर ट्रिलियंस के नंबर में बैक्टीरिया है वहां पे, पता है आपको। और देखने जा रहे थे कि वो टाइटेनिक का जो वहां पे पड़ा हुआ है पूरा का पूरा डेब्रिस, उसी को। तो जो इनकी डेथ हुई है ना, उसका कोई मतलब कुछ भी नहीं मिला इन लोगों का, वापस जब सर्च करने गए वहां पे। तो ये माइक्रोब्स के बारे में आप एक बात आप हमेशा याद रखेंगे, इनका खुद का अपना एक बहुत ही सुपर स्पीड के साथ रिप्रोडक्शन का रेट है। और अगर आप इनको रिमूव करने का सोचते हैं, हटाने का सोचते हैं, तो आपको बहुत वाइजली वहां पे एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, तो जो डोज आपको बताया जाता है इन माइक्रोब्स को किल करने के लिए, तो अगर आप उसमें से डोज स्किप करते हैं
तो अब क्या होगा, ये माइक्रोब अगर आपको कोई सा भी माइक्रोब, सपोज ये इसी को उठाते हैं, ठीक है, ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, तो अभी जो ये माइक्रोब अवेलेबल है, आपने तो छोड़ दिया, एंटीबायोटिक खाना छोड़ दिया, तो एक बच गया, सपोज कीजिए ये बच गया, तो आप इसको साधारण समझ रहे हैं। एक्चुअली ये वही है बचा हुआ जिसके ऊपर आपके उस एंटीबायोटिक का कोई भी असर नहीं पड़ा। मतलब ये रेसिस्टेंट ऑर्गेनिज्म है। ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है? अब रेसिस्टेंट ऑर्गेनिज्म है। और पहले ऐसा होता था कि अभी आपके एज में आप अगर जाएंगे मेडिसिन लेने तो आपको 500 mg का ही दिया जाएगा। अगर आप सोचेंगे कि हम 250 mg का खाते हैं, खाइए 250 mg का, आपको थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ टाइम तक अच्छा फील होगा, बट उसका एडवर्स इफेक्ट क्या होगा कि 250 mg से जिनकी डेथ होनी है वो तो चलिए डेड हो जाएंगे, बाकी जो बचा हुआ है वो उस डोज में रेसिस्ट करेगा और परेशान करेगा। तो इसको तो हमने एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, एक नजरिए से हमने देखा। इसको देखने का एक दूसरा नजरिया भी है, एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी है। क्या? कि ये जो सारे माइक्रोब्स हैं और हम जो ये स्टोरी पढ़ रहे हैं कि रेसिस्ट करेगा, इनको कौन करा रहा है रेसिस्ट? हम ही तो करा रहे हैं। हम ही ने बनाया ना एंटीबायोटिक्स। हमने बोला चलो ठीक है हम खाते हैं, हेल्दी हो जाए, ठीक है। लेकिन एंटीबायोटिक का डोज जो हम लोग ले रहे हैं, अगर आपको 500 mg खा खा के ठीक होने की आदत है और आप सोचे कि हम 250 mg से ठीक हो जाए, तो आप नहीं होंगे, दैट्स इम्पॉसिबल, सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और बात आती है कि जो रेसिस्टेंट वैरायटीज यहाँ पे प्रेजेंट हो रही है, शायद इतनी रेसिस्टेंट वैरायटी आने में अगर इनको नेचर के हवाले छोड़ दिया जाता कि चलो तुम करो इवोल्यूशन, तो इनको खुद को इवॉल्व करने में शायद मिलियंस ऑफ ईयर्स लग सकता था। लेकिन हमने क्या किया, इनको एक बहुत ही लेसर टाइम स्केल में बहुत ज्यादा रेसिस्टेंट वैरायटीज तैयार कराने का हमने काम कर दिया। अभी कोविड के टाइम में वैक्सीन दिए गए सबको, जबकि बहुत सारे एनालिस्ट, रिसर्चर, साइंटिस्ट ऐसे थे, वो बार बार बोलते रहे कि मत दो वैक्सीन, मत दो वैक्सीन, सबको मत दो वैक्सीन, ठीक है। क्योंकि जो वैक्सीन दिए जा रहे हैं उसमें जो ह्यूमन बॉडी में डाला जा रहा है, तो ये आरएनए को कंटेन करने वाला क्या है? वायरस है, कोरोना वायरस जो है। तो वो तुरंत म्यूटेशन करेगा। वो क्या करेगा? तुरंत म्यूटेशन, वो तो क्विक चेंज हो जाएगा, लेकिन नेचर में बाकी अदर जो सरवाइव करने वाले माइक्रोब्स है, या वो फिर और जो वहां पे प्रोड्यूस करेगा, वो और ज्यादा रेसिस्टेंट वैरायटी का बनाएगा। तो वो देखेगा कि भाई अब तो मेरा असर ही नहीं हो रहा, तो वो क्या करेगा? खुद को और ज्यादा से ज्यादा वहां पे रेसिस्ट कराएगा, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल था? ये आपने देखा जो डे बाय डे हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, या फिर ये तो खैर हम फील्ड की बात कर रहे हैं। और अगर आप अपनी बॉडी के लिए बात करें, यहाँ पे जो हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम ड्रग ले रहे हैं बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में, ठीक है। तो डे बाय डे क्या हो रहा है, जो मोर रेसिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स जो हैं आपको लेसर टाइम में देखने को मिल रहा है। वो भी मंथ्स में और ईयर में मात्र ऐसा चेंज हो जा रहा है, जो कि शायद एक सेंचुरी में अगर नेचर के भरोसे छोड़ दिया जाए तो वैसा हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये एंथ्रोपोजेनिक एक्शन की वजह से जो इवोल्यूशन हुआ है, ये उसका एग्जाम्पल है। तो इस इवोल्यूशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस रिस्पॉन्सिबल है, मतलब ह्यूमंस रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक ही स्टेटमेंट आएगा, इवोल्यूशन ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस। कई बार ये एग्जांपल मैं बच्चों को बताती हूँ। इवोल्यूशन चैप्टर के सिवाय भी कई बार जब माइक्रोब्स वगैरह आते हैं, या फिर जब एंटीबायोटिक का डिस्कशन आता है कि हाँ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाया, उसके बाद भी ये जो डिस्क्रिप्शन है ना, ये कई बार आता है, बच्चों को मैं बताती हूँ, ठीक है। चलिए इसको करते हैं हम लोग। देखिए, एक्सेस यूज ऑफ herbicides
pesticides, etc. has only resulted in selection of resistant varieties in a much lesser time scale than this case. Yeah, this condition also occurs by use of antibiotics or drugs against any organism और सेल। एक और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, ये भी मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया। आप जो वो मॉस्किटो रिपेलेंट आते हैं ना, ऑल आउट वगैरह, गुड नाइट वगैरह, ये सब कुछ आता है ना, तो आप लेके आए उसको मार्केट से, आपने बोला कि चलो ठीक है मच्छर बहुत ज्यादा है, तो आपको मॉस्किटो नेट लगाने में आलस आता है, तो आपने क्या किया, स्विच ऑन किया। हालांकि नहीं सोना चाहिए, हार्मफुल होता है बहुत ज्यादा। अगर आप लगा रहे हैं या फिर यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फर्स्ट डे आपको लगेगा वहां अब क्या है, एक भी मॉस्किटो नहीं है। लेकिन अगर 100 थे और 100 में से अगर 90 की डेथ हो जाती है, जो जो 10 बचे हुए, क्या उसके ऊपर अब उस मॉस्किटो रिपेलेंट का असर पड़ेगा? डेफिनेटली नॉट। अब उसके ऊपर असर नहीं पड़ेगा, और इनका रिप्रोडक्शन रेट इतना फास्ट है कि फिर वापस वो रिप्रोड्यूस करके, डबल नंबर करके, ट्रिपल नंबर करके, ज्यादा से ज्यादा अपना नंबर बढ़ा के फिर आपके घर में अटैक करने को आएंगे। किसने रेसिस्ट कराया उनको? ह्यूमंस ने। आप ही रेसिस्ट करा रहे हैं उसको। तो जो रेसिस्ट कराते चले जा रहे हैं, तो वो तो सुपीरियर वीगर को फॉलो कर रहा है। मैंने आपको पढ़ा रखा है कि नेचर का रूल क्या है, कि जो ऑफस्प्रिंग्स है वो अपने पेरेंट्स से सुपीरियर होंगे, नो डाउट, और जो बच गए, जो वो रिप्रोड्यूस करेगा, वो तो और सुपीरियर होगा, और ज्यादा स्ट्रांग होगा, और ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। तो ये सब कैसे हो रहा है? तो ये सब इवोल्यूशन हो रहा है, लेकिन हम इतना फास्ट इवोल्यूशन करा रहे हैं, और इतना जो फास्ट इवोल्यूशन हो रहा है वो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से हम इसको एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस का नेम दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एक शॉर्ट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है एंथ्रोपोजेनिक एक्शन की वजह से। ठीक है, तो बोलने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने क्या किया है, नेचर के हवाले छोड़ दिया, बोला अच्छा ठीक है नेचर जो है ये जैसे इवोल्यूशन करेगा हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो वैसा नहीं है। बहुत सारे केसेस में, बहुत सारे कंडीशन में इंडिया में आज के डे में राइस की 2 लाख से ज्यादा प्लस वैरायटीज है। क्या वो खुद ने बनाया, उसने खुद बनाया? नहीं, लैब में हम बना रहे हैं अपने हिसाब से। हमें लगता है नहीं भाई चावल बनने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, हमने ऐसा ही खाया हाइब्रिड तैयार किया, जिसको कि आप ऐसे ही मतलब आपने प्रेशर कुकर चढ़ाया नहीं, पूरा एक सीटी दिया भी नहीं ढंग से, और वो पूरा का पूरा तैयार हो गया एकदम कम टाइम में। फिर बासमती राइस आप देखते हैं, उसका फ्रेग्रेंस और अरोमा कितना अच्छा है। ठीक है, घर में बनता है वो पता चल जाता है। तो ये सब आप बना रहे हैं, इतनी सारी वैरायटीज। डॉग्स की जो पेट रखते हैं कई लोग घरों में, तो आपको ना मार्केट में जब आप निकलेंगे ना, तो आपको बहुत सारे डॉग्स ऐसे दिखेंगे ना, आप बोलेंगे अरे यार ऐसा तो हमने देखा ही नहीं था इसके पहले। इसलिए नहीं देखा था कि डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे लोग क्या करा रहे हैं, मतलब सेफ्टी पर्पज से या किसी अदर पर्पज से। देखा एक डॉग ऐसा है जो कि क्या है, बहुत ज्यादा रेसिस्टेंट है, ये जल्दी बीमार नहीं पड़ता, ये डिजीज रेसिस्टेंट है, या फिर इसके अंदर जो अदर क्वालिटीज है बहुत ज्यादा है,
आप उसको बढ़ाने के चक्कर में, उसका ज्यादा से ज्यादा यूज करने के चक्कर में आप क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं वहां पे। उन चेंजेस की वजह से क्या करा रहे हैं आप, इवोल्यूशन करा रहे हैं वहां पे। तो हम लोग कहते हैं कि ये सब किसका एग्जाम्पल है, ये सब एंथ्रोपोजेनिक एक्शन का एग्जाम्पल है। तो नीचे एक लाइन ऐड करके इसको ओवर कीजिए। These are examples of evolution by चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हो गया ये डन। Yes, ma'am.